मुगल साम्राज्य की कहानी तीन बहुत ही खास शासकों की कहानी है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। एक ने साम्राज्य को बनाया, दूसरे ने कला को संवारा और तीसरे ने वास्तुकला को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए इस शानदार सफर को एक एक करके समझते हैं। आज हम अपना सफर अकबर के साम्राज्य बनाने से शुरू करेंगे, फिर उनकी प्रशासनिक और धार्मिक नीतियों की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद हम जहांगीर के कला से भरपूर दौर और शाहजहां के बेमिसाल निर्माण के शिखर को देखेंगे। और हाँ, आखिर में हम उस दुखद पारिवारिक लड़ाई को भी समझेंगे जिसने इस सुनहरे दौर को खत्म कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है मुगल वंश के शायद सबसे महान शासक अकबर से, जिन्होंने एक बिखरे हुए राज्य को अपनी दूर की सोच और ताकत के दम पर एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर को एक ऐसे साम्राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी जिसका कोई भरोसा नहीं था। उनके पिता हुमायूं की अचानक मौत के बाद उनके संरक्षक बैरम खान के सहारे पंजाब के कलानौर में उनका राजाभिषेक हुआ। ये एक बहुत ही नाजुक और मुश्किलों से भरी शुरुआत थी। ये जो टाइमलाइन है, ये अकबर के विजय अभियानों की कहानी कहती है। देखिए, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई ने दिल्ली पर मुगल सत्ता की मुहर लगा दी। फिर 1573 में गुजरात की जीत इतनी बड़ी थी कि उसकी याद में आज भी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा खड़ा है। और आखिर में 1601 में असीरगढ़ का किला उनका आखिरी बड़ा सैन्य अभियान था, जिसने दक्कन के रास्ते खोल दिए। तो सबसे जरूरी बात यह है, अकबर ये समझ गए थे कि हिंदुस्तान पर सिर्फ तलवार के दम पर शासन नहीं किया जा सकता। उन्होंने राजपूतों के साथ कूटनीतिक और वैवाहिक संबंध बनाए, उन्हें दुश्मनों से सहयोगी बना लिया। हरका बाई से उनका विवाह सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि दो ताकतवर संस्कृतियों का एक मजबूत गठबंधन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अकबर सिर्फ एक महान विजेता नहीं थे, बल्कि एक दूर की सोच रखने वाले प्रशासक भी थे। उन्होंने साम्राज्य की पहचान को दोबारा गढ़ा, उसे ज्यादा समावेशी, व्यवस्थित और कुशल बनाया। ये स्लाइड अकबर की अनोखी सोच को बहुत अच्छे से दिखाती है। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी पूजा घर बनवाया, जहां हर धर्म के विद्वान आते थे। इसी से सुलह-ए-कुल यानी सबके लिए शांति का सिद्धांत निकला। उनका दीन-ए-इलाही सभी धर्मों के सबसे अच्छे तत्वों को एक साथ लाने का एक बहुत ही साहसिक प्रयास था, जो शायद अपने समय से बहुत आगे था और जिसे बहुत कम लोगों ने ही अपनाया। अकबर ने अपनी ताकत सिर्फ नीतियों से नहीं, बल्कि पत्थर से भी तराशी। जैसा कि इन तस्वीरों में दिख रहा है, उन्होंने आगरा, लाहौर और इलाहाबाद में ये विशाल और मजबूत किले बनवाए। ये सिर्फ फौजी चौकियां नहीं थीं, बल्कि पूरे साम्राज्य में मुगल सत्ता के शानदार प्रतीक थे। तो सवाल उठता है कि अकबर ने इतने बड़े साम्राज्य का प्रबंधन कैसे किया? जवाब था मनसबदारी प्रणाली। ये मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी, एक ऐसी जटिल प्रणाली जो सैन्य और नागरिक दोनों तरह के अधिकारियों को रैंक करती थी। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। हर मनसबदार के 2 रैंक होते थे। जात उसका व्यक्तिगत पद था, जितना ऊंचा जात उतनी ज्यादा तनख्वाह और रुतबा। और सवार उसकी सैन्य जिम्मेदारी थी, यानी उसे कितने घोड़े और सैनिक अपनी कमान में रखने पड़ते थे। इस एक प्रणाली से अकबर ने वफादारी और सैन्य तैयारी दोनों को पक्का किया। किसी भी साम्राज्य की जान उसकी अर्थव्यवस्था होती है, और इसकी स्थिरता आई राजा टोडरमल की 10 साला प्रणाली से। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था थी। पिछले 10 साल की औसत पैदावार के आधार पर टैक्स तय होता था, और कमाल की बात यह थी कि जमीन को उसके उपज के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा गया था, जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है: पोलज, परती, चाचर और बंजर। इससे हर किसान पर उसकी जमीन के मुताबिक ही टैक्स लगता था। कोई भी महान शासक अकेला नहीं होता। अकबर के पास भी सलाहकारों की एक जबरदस्त टीम थी, उनके नवरत्न यानी 9 रत्न, जिनकी पूरी लिस्ट यहां देखी जा सकती है। इनमें से कुछ नाम तो आज भी घर घर में जाने जाते हैं, जैसे अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर बीरबल, संगीत के सम्राट तानसेन और जाहिर है वित्त मंत्री राजा टोडरमल। अब कहानी अकबर के बेटे सलीम की ओर मुड़ती हैं, जिन्होंने जहांगीर यानी दुनिया को जीतने वाला नाम से सिंहासन संभाला। उनके दौर में साम्राज्य के विस्तार से ज्यादा ध्यान कला, संस्कृति और महल की साजिशों पर था। जहांगीर का शासनकाल विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ उन्होंने आम जनता के लिए न्याय की जंजीर लगवाई, लेकिन दूसरी तरफ गुरु अर्जन देव की हत्या से सिखों के साथ संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए।
यही वो दौर था जब अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी जड़ें जमानी शुरू की। और हाँ, उनकी पत्नी नूरजहां, जो सिर्फ एक महारानी नहीं बल्कि पर्दे के पीछे की असली शासक बन गईं। उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि शाही फरमानों पर उनके दस्तखत होते थे और उनके नाम के सिक्के भी ढाले गए, जो उस दौर के लिए एक असाधारण बात थी। और कला के इस दौर का सबसे नायाब उदाहरण है ये मकबरा। इसे अक्सर बेबी ताज भी कहते हैं। ये नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था और ये पूरी तरह से संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत थी। इसमें पहली बार पियत्रा ड्यूरा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। अब ये पियत्रा ड्यूरा क्या है? ये संगमरमर में कीमती और अर्धकीमती पत्थरों को जड़ने की वो खूबसूरत कला है जिसने बाद में ताजमहल को अमर बना दिया। अब हम मुगल साम्राज्य के उस दौर में प्रवेश करते हैं जिसे अक्सर उसका स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहां का शासनकाल, जब वास्तुकला और कला अपने चरम पर पहुंच गईं और कल्पना ने संगमरमर का रूप ले लिया। और इस युग का प्रतीक है ताजमहल। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक सम्राट का अपनी पत्नी के लिए अमर प्रेम का प्रतीक है, जिसे बनाने में 22 साल और हजारों कारीगरों की मेहनत लगी। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक मानी जाती है। ताजमहल की असली खूबसूरती उसके विवरण में छिपी है। संगमरमर में कीमती पत्थरों से फूलों और लताओं को जड़ने की ये पियत्रा ड्यूरा तकनीक देखने लायक है। कोई आश्चर्य नहीं कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये सचमुच में पूरी मानवता की एक साझा विरासत है। शाहजहां की शानो शौकत सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं थी। उनका मयूर सिंहासन, जिसमें बेशकीमती कोहिनूर हीरा जड़ा था, साम्राज्य की अपार दौलत का प्रतीक था। लेकिन विडंबना देखिए, बाद में नादिर शाह द्वारा इसकी लूट मुगल साम्राज्य के पतन का एक दर्दनाक संकेत बन गई। लेकिन हर शिखर के बाद एक ढलान आती है। शाहजहां के शासनकाल का अंत उतना ही दुखद और हिंसक था जितना उसका मध्यकाल शानदार था। यह सत्ता के लिए एक क्रूर पारिवारिक संघर्ष में डूब गया। इससे एक सवाल जरूर उठता है, इतनी भव्यता, इतने शानदार स्मारक, लेकिन इन सब की मानवीय और आर्थिक कीमत क्या थी? क्या साम्राज्य के संसाधन इन विशाल परियोजनाओं पर जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहे थे? और ये कीमत बहुत जल्द और बहुत बेरहमी से सामने आई। 1657 में जैसे ही शाहजहां बीमार पड़े, उनके 4 बेटों के बीच तख्त के लिए एक खूनी जंग छिड़ गई, जैसा कि इस स्लाइड पर देखा जा सकता है। अंत में सबसे चतुर और निर्मम औरंगजेब विजयी हुआ। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक, शाहजहां का अंत बेहद दुखद था। उसने अपने जीवन के आखिरी 8 साल आगरा के किले में कैदी के रूप में बिताए, उस खिड़की से अपनी सबसे बड़ी रचना ताजमहल को देखते हुए। मृत्यु के बाद ही वो अपनी पत्नी के पास वापस जा सका। तो अंत में ये सवाल हमारे साथ रह जाता है, जब एक सुनहरा दौर एक परिवार के विश्वासघात में खत्म होता है, तो क्या ये बनाई गई चीजों की बेमिसाल खूबसूरती को धूमिल कर देता है? ये मुगल साम्राज्य की दोहरी विरासत है। एक तरफ इंसान की कल्पना और हुनर की बुलंदियां और दूसरी तरफ सत्ता की बेरहम महत्वाकांक्षा।